नमस्कार दोस्तों, कदम के आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हमें ब्रज भाषा शुरू करनी है। कल हम अवधि से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स थे कल हमने वो कर लिए थे। तो आज और कल दो दिन हम ब्रज भाषा को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम खड़ी बोली की तरफ प्रस्थान करेंगे, ठीक है ना। तो अगले जो 2 दिन हैं उसके बाद के उन 2 दिनों में हम खड़ी बोली को पढ़ेंगे और अंत में एक दिन मैंने आपको दिया है रिवीजन के रूप में, ताकि जो 6 भाषाएं हमारे सिलेबस में थी जो पिछले 2 सप्ताहों में हमने पढ़ा है, उन दोनों सप्ताहों का आप यहाँ पर रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो जो अंतिम दिन है उस दिन आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो अगले 4 दिन का टारगेट समझ लीजिए, 2 दिन ब्रजभाषा पढ़ेंगे और 2 दिन हम खड़ी बोली पढ़ेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं ब्रजभाषा से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्रजभाषा का संबंध कहाँ से है? ब्रजमंडल से या ब्रज प्रदेश से है, जिसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है? मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बदायूं तथा बरेली। और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। मथुरा के आसपास का जो पूरा रीजन है वहाँ पर क्या बोली जाती है? ब्रजभाषा बोली जाती है। तो इसे ब्रजमंडल या ब्रज प्रदेश की भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। अब ब्रजभाषा के विकास को जब हम समझेंगे तो हमें 3 कालखंडों में इसको समझना होगा। पहला कालखंड होगा कि सूरदास एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु हैं कि उनके आधार पर इसका विभाजन किया गया है कि सूरदास से पहले ब्रज कैसी थी और सूरदास जी के बाद में ब्रज भाषा कैसी थी। क्योंकि ब्रज भाषा को चरमोत्कर्ष पे ले जाने का काम किसका रहा है? सूरदास जी का रहा है। तो सूरपूर्व पढ़ेंगे, सूरदास के युग में पढ़ेंगे और सूरदास के पश्चात ब्रज भाषा कैसी है ये हम पढ़ेंगे। तो आज के अपने यही टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो सूरदास के पूर्व कौन कौन लिख रहे थे, उससे पहले हम देखें कि इसका विकास जो हुआ है वो सभी आधुनिक हिंदी बोलियों की तरह ब्रज भाषा भी किससे निकली है? पुरानी हिंदी से विकसित हुई है। पुरानी हिंदी की विशेषता याद कीजिए, 3-4 दिन पहले हमने पुरानी हिंदी को पढ़ा था, ठीक है। तो पुरानी हिंदी से ही इसका विकास हुआ है और शोर से नहीं अपभ्रंश से इसका विकास माना गया है। अभी के लेवल पे मैं ये कहूँगा आप केवल इसको याद कर लीजिए। जब हम हिंदी भाषा की बोलियाँ पढ़ेंगे वहाँ पर एक चार्ट बनेगा जिससे सारी बोलियों का विकास किस किस अपभ्रंश से हुआ है ये हम सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए याद रखेंगे क्या? इसका विकास किससे हुआ है? शोर से नहीं अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, ठीक है। रचनाएं जैसे प्राकृत पेंगलम, पृथ्वीराज रासों में ब्रज भाषा के मिश्रित रूप देखने को मिलते हैं, ठीक है। अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं उसमें फारसी, खड़ी और अवधी तो देखने को मिलता है, लेकिन ब्रज का भी उपयोग देखने को मिलता है। जैसे खुसरो रैन सुहाग की जाकी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को दोनों दो भय एक रंग, और मेरा मुझसे सिंगार करावत, है ना। ये जो अपनों ने पढ़ा था, ये जो हमने पढ़ा नहीं है अभी, आदिकाल में पढ़ेंगे हम। तो इन 2 कोटेशन को आप रख सकते हैं। इसमें जो शब्द हैं या जो भाषा का जो स्तर देखने को मिल रहा है, जो भाषा देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं ब्रज की झलकियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। ऐसे ही आप मच्छंदर दास नाथ की कोट कर सकते हैं। नाथ योगी जलंधर नाथ, सोई सोई जानिए जगते रहे उदास, तत्व निरंजन पाइए कहे मच्छंदर दास, ठीक है ना। तो नाथ योगी जलंधर नाथ भी हैं जो ब्रज का प्रयोग किए हैं, और मच्छंदर दास की ये पंक्तियां भी हैं, ठीक है। तो ऐसे 1-2 उदाहरण याद कर लीजिए, किन किन ने प्रयोग में लाया है, रचनाएं कौन कौन सी हैं, कहाँ से इसका विकास हुआ है। इतनी चीज़ें हमें सूर्य पूर्व युग में ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर और कुछ भी है कि जैसे सूर्य से पूर्व कई रचनाकार इसे प्रयोग में ला रहे थे। उनमें से एक का नाम है महाराष्ट्र के संत नामदेव। सिखों के पहले गुरु नानक देव से लेकर 5वें गुरु अर्जुन देव तक क्या हो रहा है? अर्जुन देव तक ब्रज का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। अर्जुन देव तक ब्रज का प्रयोग किया गया है। जैसे अर्जुन देव के का उदाहरण भी है, जन्म जन्म का बिछुड़िया मिलिया, 7 क्रिया ते सूखा हरिया, ठीक है ना। तो ये वाला भी याद रखना है। ऐसे मतलब क्या है कि 2-3 कोटेशन आपके पास होने चाहिए। अगर सूर्य पूर्व ब्रज के पे कोई टिप्पणी आ जाए, प्रश्न आ जाए, तो आपके पास इतना मटेरियल होना चाहिए कि आप उसको कवर कर सकें,
ठीक है। तो विशेषताएं हमने देख ली, विकास हमने देख लिया, प्रमुख रचनाएं देख ली, प्रमुख रचनाकार देख लिए, उनके उदाहरण देख लिए। ठीक है। अब जो मेन है वो है सूरदास के युग में ब्रज भाषा का विकास। तो सूरदास, मैंने आपको अभी भी कहा कि सूरदास ही वो व्यक्ति हैं जो ब्रज भाषा को किस पर ले गए थे, चरमोत्कर्ष पे ले गए थे। उसके बाद और आगे बढ़ाने का श्रेय अगर जाता है तो वो रीतिकालीन कवियों को जाता है, पर चरमोत्कर्ष पे ले जाने का श्रेय निश्चित तौर पर किसके पास है? सूरदास जी के पास में है। अब सूरदास जी के बारे में आपको पता है, जब हम पद्य साहित्य पढ़ते हैं तो उनका पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, वहाँ से भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर लेकर आएंगे। तो ये वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ, इन्होंने एक अष्टचाप कवि का एक ग्रुप बनाया था। उसमें सूरदास भी थे और 7 अन्य कवि भी थे। तो वहाँ से इनका पृष्ठभूमि आती है। प्लस ये शुद्धाद्वैतवाद को फॉलो करते थे। और इस शुद्धाद्वैतवाद को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है भी है। आप अगर मेरे पद्य साहित्य में शुद्धाद्वैतवाद वाला वीडियो देख लेंगे तो वहाँ से भी सीख सकते हैं, पर अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। बस केवल पृष्ठभूमि ध्यान रखिए, क्योंकि भाषा खंड के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं। जब पद्य साहित्य पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सूरदास प्लस 7 लोग थे जिन्हें अष्टचाप कवि कहा गया था। ये रामानुज की शिष्य परंपरा से आते हैं। इन्होंने ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति काव्य लिखा है, और लगभग सारा कृष्ण भक्ति काव्य किस में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो इनकी रचना है सूरसागर। सूरसागर इतनी प्रसिद्ध रचना है और इतनी अच्छी रचना है कि हिंदी साहित्य के प्रकांड पंडित शुक्ल जी ने कहा है किसके लिए? सूरसागर के लिए, कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक कृति इन्हीं की मिलती है, जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। सूरसागर किसी पहले से चली आ रही परंपरा का, चाहे वह मौखिक रही हो, पूर्ण विकास सा जान पड़ता है। मतलब कहने का मतलब क्या है? ब्रज भाषा पहले हो सकता है मौखिक रूप में उपस्थित हो, लेकिन साहित्यिक रूप में स्थापित करने का कार्य कौन कर रहा है? सूरदास जी कर रहे हैं। ठीक है। फिर यह रचना इतनी कलापूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों के श्रृंगार वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। ये बहुत ही प्यारा कोट है, इसको तो हमेशा आप अपने उत्तर में प्रयोग में लाएं। ठीक है। मतलब सूरसागर की तारीफ करते टाइम भी आप इसको लिख सकते हैं, भाषा की तारीफ करते हुए भी इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार कहा गया कि जिस प्रकार जायसी व तुलसी को पाकर अवधि धन्य हो गई, उसी प्रकार ब्रज सूर को पाकर धन्य हो गई। तो ये तो तारीफें हो गई किसकी? ब्रज भाषा की और सूरदास जी की। ठीक है। अब सूरदास जी की जो ब्रज भाषा है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं वो देखते हैं। तो सूरदास जी ने ब्रज के उसी रूप या बोलचाल के रूप को तो स्वीकारा नहीं, बल्कि उसमें व्यापकता प्रदान की। क्योंकि देखिए, बोलचाल मौखिक भाषा को उन्होंने क्या किया है? साहित्यिक भाषा में कन्वर्ट किया है। तो उन्होंने उसमें व्यापकता भी प्रदान की। कैसे? उन्होंने प्रयोग भी किए हैं, जैसे जेही तेही जैसे अवधि प्रयोग किए हैं, आपन हमार जैसे पूर्वी प्रयोग किए हैं, महंगी, प्यारी शब्द के लिए महंगी शब्द का प्रयोग करना जैसा पंजाबी प्रयोग भी किए हैं। तो प्रयोगात्मकता भी यहाँ देखने को मिलती है। दूसरा, चित्रात्मकता, संगीतात्मकता, बिंबात्मकता, लय, ताल, तुक, इन पर तो इनका गहरा अधिकार था। जब हम सूरसागर पढ़ेंगे, सूरदास जी के पद पढ़ेंगे, तो आपको ये विशेषता देखने को मिलेंगी। तो 1-2 आपको उदाहरण ब्रह्मर गीत सार के यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है। तो इन्होंने छोटी से छोटी बात को चित्रात्मकता के साथ प्रस्तुत किया है। जैसे मैया कभी बढ़ेगी चोटी वाला जो पद है, वो चित्रात्मकता, बिंबात्मकता का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। तो ऐसे 1-2 उदाहरण जो मैंने आपको उदाहरण वाला नोट्स दे रखा है, उससे भी आप ले सकते हैं, वहाँ से 1-2 उदाहरण ले लेंगे। इन्होंने ये सब चीज़ों को 3 शैलियों में प्रयोग किया है। एक तो तत्समी शैली, तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हुए, मुहावरे लोकोक्ति वाली शैली, और वाग्विदग्धता वाली शैली। वाग्विदग्धता हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सूरदास जी को पढ़ेंगे, लेकिन इसका एक उदाहरण आप याद रख सकते हैं, निर्गुण कौन देश को वासी। मतलब वाग्विदग्धता शैली कहते हैं कि वक्रतापूर्ण कथनों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करना, ये वाग्विदग्धता शैली कहलाती है। तो सवाल पूछते हुए, उपहास उड़ाते हुए, इस टाइप से आप जब लिखते हैं या पूछते हैं तो उसे इस शैली का नाम दिया जाता है। तो ये वाग्विदग्धता शैली का एक उदाहरण है जो आप याद करेंगे। ठीक है। फिर इस सूरदास जी की जो ब्रज है उसमें अलंकारिकता,
बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलती है। उपमा, उत्प्रेक्षा, अलंकार तो उन्होंने भर भर के प्रयोग किए हैं। जो शुक्ल जी हैं उनको कहना पड़ा, सूर्य को तो उपमा देने की झक्सी चढ़ जाती है, वे उपमा पे उपमा, उत्प्रेक्षा पे उत्प्रेक्षा करते हुए चले जाते हैं। तो ये कोटेशन लिख सकते हैं। और एक उदाहरण निर्खत अंक श्याम सुंदर के, इसको पूरा कर लीजिएगा, ये वाला आप उदाहरण इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ किसकी बात? सूरदास जी के युग में। तो सूरदास जी के युग में सूर की तो बात कर ली हमने, लेकिन सूरदास जी का युग है, ना कि सूरदास जी की बात कर रहे हैं। तो सूरदास के युग में अन्य कोई भी अगर ब्रज भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उनको भी हमें शामिल करना पड़ेगा। तो जो मैंने क्या बताया, अष्टछाप के जो अन्य कवि हैं 7, उनके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा आप अपने उत्तर में करेंगे। जैसे परमानंद दास, नंद दास, है ना। परमानंद दास का क्या था कि वे तत्सम शब्दों का उन्होंने ब्रज भाषाकरण कर दिया, है ना। मटुकिया, लकुटिया, है ना, ऐसे शब्द जो तत्सम थे उनको उन्होंने उसका ब्रजीकरण कह लीजिए, ब्रज भाषाकरण कर दिया। ठीक है, ऐसे नंददास जी जो थे, इन्होंने माधुर्य व लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है ना। और हमें चर्चा करनी है मीरा, रहीम व रसखान की भी। तो इनके उदाहरण मैंने लिख दिए हैं। मानुष हो तो वही रसखानी वाला जो पद है वो लिख सकते हैं। मीरा के लिए आप लिख सकते हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। और रहीम जी के लिए आप लिख सकते हैं, रहीमन पानी राखिए, या रहीम जी का कोई और दोहा। तो इस तरीके से ये चीज़ों की चर्चा जब आप कर लेंगे तो सूरदास वाला जो युग है उस दौरान ब्रज में क्या क्या विशेषताएं थी वो वाला पार्ट हमारा कवर हो जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, अब बात करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि सूरदास के बाद भी या सूरदास के समय राम भक्ति काव्य धारा में भी ब्रज का प्रयोग हो रहा था, पर सीमित तौर पर प्रयोग हो रहा था, और उसमें तत्समता का जो पार्ट है वो क्या था? अधिक था। ठीक है, अब हम बात करेंगे सूरदास जी के पश्चात ब्रज भाषा क्या थी। तो सूरदास जी के पश्चात क्या आता है? भक्ति काल में थे सूरदास जी, उसके बाद में कौन आते हैं? रीतिकाल। तो रीतिकाल तो ब्रज भाषा का वो दौर है जब उसको श्रृंगार के रस में डुबो दिया गया। ठीक है ना। तो देखिए क्या था, यह अपने विकास का चरम काल है। ये इस काल में यह अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर संपूर्ण हिंदी काव्य में प्रतिष्ठित हो जाती है। ठीक है, और एकमात्र काव्य भाषा के रूप में यह स्थापित हो जाती है। इसके लिए कहा भी गया है कि ब्रजवास हेतु ब्रजवास ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी है सो जानिए। मतलब पूरे भारतवर्ष में यह स्थापित हो जाती है। ठीक है, इस दौरान अवधि का विकास रुकने लगता है, जिसका स्थान कौन ले लेता है? ब्रज ले लेता है। क्योंकि कल हमने पढ़ा था अवधि की सीमाओं में कि केवल लोकमंगल व नैतिकता व औदात्य से ही युक्त रह जाती है, इसमें चांचल्यता का क्या होता है? अभाव होता है ना। तो इसलिए श्रृंगार, सौंदर्य, वात्सल्य में ब्रज अपने आप को स्थापित करती है। ठीक है, अब भक्ति काल तो हट गया है, तो भक्ति काल का स्थान कौन ले लेगा? श्रृंगार और सौंदर्य। तो भक्ति का आवरण हट गया और उस रचना के क्षेत्र में वे लोग आए जो मूलतः कवि थे, और विषय कौन था? सौंदर्य व श्रृंगार, जो रीतिकालीन कवि हैं। इसमें 2 धाराएं देखने को मिली। एक तो थी रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य धारा, एक रीति मुक्त काव्य धारा। इनको डिटेल में रीतिकाल में पढ़ेंगे, बस 2 धाराएं याद रखिए, रीतिबद्ध धारा और रीति मुक्त धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा ने इसको अलंकारिकता, चमत्कार, प्रियता, इन सब से क्या किया? लेस किया। लेकिन जो रीतिमुक्त काव्य धारा थी, जिसमें घरानंद जैसे कवि है, इन्होंने संवेदना के गहरे स्तर को ब्रज भाषा से निरूपित किया। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये 2 काव्य धाराएं देखने को मिलती हैं। क्या हुई? रीतिबद्ध में अलंकारिकता, चमत्कार, भाषा की समाहार क्षमता, भावों की समाहार क्षमता, इन सबको उभार के प्रस्तुत किया गया। जबकि घनानंद जैसे कवियों द्वारा शिल्प तो लेकिन साधारण है, लेकिन संवेदनात्मक स्तर पर संवेदना के गहरे स्तर को ब्रज से कहलवाया गया। ठीक है, यह कैसो संयोग है न सूची परे, यो वियोग न क्यों है बिछो होतु है। ठीक है ना। तो ये विरह श्रृंगार का एक बहुत ही सुंदर पद है। ठीक है, और इसके लिए तो आप लिख सकते हैं, कहत नटत रिजत की इज्जत मिलत खिलत न जियात वाला, या और कोई भी रीतिकालीन जो पद है वो आप उठा सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये हो गया रीतिकाल, ये हो गया ब्रज के बाद में रीतिकाल। फिर रीतिकाल के बाद में क्या होता है? रीतिकाल के बाद में अगर काव्य जो हम कालखंड पढ़े तो भारतेंदु काल आता है, द्विवेदी युग आता है, फिर छायावाद आता है। तो भारतेंदु युग तक क्या होता है? भारतेंदु युग तक खड़ी बोली का आगमन हो चुका है। तो गद्य में तो खड़ी बोली चल रही होती है,
और पद्य में अभी भी क्या है, ब्रज है, अभी भी क्या है, ब्रज है। तो जैसे भारतेंदु युग में इनका एक कथन है कि मैंने कई बार परीक्षण किए, पर कविता के स्तर पर ब्रज ब्रज से ही काव्य करना आसान लगता है। तो ये भारतेंदु जी ने में कहा है, और उन्होंने क्या किया है, गद्य में तो खड़ी बोली का प्रयोग किया है, लेकिन पद्य में किसका प्रयोग है, ब्रज का प्रयोग है। जैसे रोवहु सब मिली के आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ने देखी जाई। ठीक है, जब हम देखते हैं तो इस दौरान अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रिय प्रवास लिखते हैं। हरियोग श्रीधर पाठक भी आरंभ में ब्रज में ही कविता करते थे, लेकिन जैसे जैसे द्विवेदी युग आएगा यह रुझान धीरे धीरे खड़ी बोली के पक्ष में आएगा, और छायावाद आते आते पूरा स्थान कौन ले लेगी, खड़ी बोली लेगी। ब्रज अब ना तो गद्य में ना ही पद्य में रह जाएगी, अब उसका स्थान कौन ले लेगी, खड़ी बोली ले लेगी। क्लियर है? तो इस प्रकार निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार ब्रज भाषा का खुसरो से सूरदास तक एक परंपरा के रूप में विकास हुआ। इस शुरुआती गौण विकास को उत्कर्ष पर किसने पहुंचाया, सूरदास जी ने पहुंचाया, और रीतिकाल में यह अपने चरम स्वरूप में आ गई। आधुनिक के आगमन के पश्चात शुरुआती दौर में यह पद्य भाषा के रूप में बनी रही, किंतु छायावाद के आगमन तक इसका स्थान किसने ले लिया, खड़ी बोली ने ले लिया। तो इसको और संक्षिप्त कर सकते हैं, पर निष्कर्ष के रूप में यही बातों को समराइज रूप में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये ब्रज भाषा का विकास हमने देखा। अब इसकी भाषिक प्रवृत्तियां हम कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।